मैंने 15 दिन में 262 मार्क्स को 306 मार्क्स में कन्वर्ट करा। हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में मैं अपनी एग्जाम स्ट्रेटजी और 15 दिन की प्लानिंग को डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ा कंटेक्स्ट देता हूँ। बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले मैंने कोई खास प्लानिंग नहीं करी थी, बस नॉर्मल पढ़ाई करी थी और 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए थे। एग्जाम में मैंने जो करा था वो था कि जो क्वेश्चन आते थे वो कर दिए और जो नहीं आते थे उन्हें छोड़ दिया। नेचुरली 3 से 4 तुक्के तो मारे ही थे, पर उससे ज़्यादा नहीं मारे थे। उस अटेम्प्ट में मेरे 262 मार्क्स आए। फिर उसके अराउंड 10 दिन बाद जेईई एडवांस का पेपर था जो 4 जून को था। वो उम्मीद से अच्छा गया था, पर ओवरऑल रैंक बेकार ही आई थी। फिर 5 तारीख को मैंने रिलैक्स करा और 6 जून से लेकर 21 जून तक मैंने बिटसाइट सेकंड अटेम्प्ट की पढ़ाई करी जो 22 जून को था। फिर 6 जून को ही मेरे पापा मेरे पास आया और उन्होंने एग्जाम स्ट्रेटेजी और शेड्यूल सजेस्ट करा। तो शेड्यूल ये था कि मैं रोज 2 मॉक टेस्ट दूं, उन्हें अच्छे से एनालाइज करूं और फिर जिस चैप्टर के जो टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन्हें अलग से लिख लूं और फिर यही चीज़ बचे 15 दिन रिपीट करूं। ऐसा हो सकता है और मेरे साथ हुआ भी था कि 2 मॉक टेस्ट देने के बाद और उन्हें एनालाइज करने के बाद टॉपिक्स रिवाइज करने का टाइम ना बचे। तो टेंशन नहीं है, पहले जो टॉपिक लिख रखे हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लो और फिर मॉक टेस्ट दो। यही शेड्यूल फॉलो करते करते मैंने 15 दिन में एग्जैक्टली 21 मॉक टेस्ट दिए थे और 3 प्रीवियस ईयर पेपर दिए थे। प्रीवियस ईयर पेपर ज्यादा इसलिए नहीं दिए क्योंकि पहले 450 मार्क्स का एग्जाम होता था इंस्टेड ऑफ 390 मार्क्स और थोड़ा पैटर्न भी डिफरेंट होता था। मॉक टेस्ट देने की काफ़ी सारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशन भी होती है। मैंने मॉक टेस्ट मैथंगो और एम्बाइब से दिया था। मैथंगो की मेरे पास 5000 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन थी। उसके बेस्ट फीचर ये है कि उसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है और टेस्ट को एनालाइज करना आसान है और उस पर 8 से 9 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं। बाकी जो मेरे पास सब्सक्रिप्शन थी उसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की डिटेल्ड क्लासेस भी थी। एम्बाइब के बेस्ट फीचर ये हैं कि एक तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा है और उसमें इंटीग्रेटेड एआई है और टेस्ट को एनालाइज करना भी आसान है। बाकी एम्बाइब के जो पेपर लेवल होता है वो मैथंगो से थोड़ा ऊपर रहता है, पर उसमें 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होते हैं एम्बाइब में, जो कि एक मेजर डाउन साइड है। और दोनों ही वेबसाइट पे चैप्टर वाइज पेपर्स भी होते हैं, तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक चैप्टर वीक है तो उसका 30 मिनट का टेस्ट देकर उसे स्ट्रॉन्ग कर लो। वो आ गया। देखो देखो वो आ गया। तो ये तो हो गया शेड्यूल। अब है कि मॉक टेस्ट और फाइनल बिटसेट देने कैसे हैं। तो अब हम इसमें यूज करेंगे एग्जाम स्ट्रेटेजी जो बेसिक मैथ्स और एक्सपेरिमेंट्स के बाद इन्वेंट हुई है। उससे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि पेपर किस ऑर्डर में देना है, मतलब कौन सा सेक्शन पहले देना है और कौन सा सेक्शन बाद में देना है। तो देखो यार, इंग्लिश और एलआर को ही सबसे पहले करना है क्योंकि एलआर को रिलैक्स्ड माइंड से करना चाहिए और अगर हम एग्जाम के लास्ट में या बीच में उसे करते हैं तो सिली मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इंग्लिश और एलआर का सेम ही सेक्शन होता है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन एलआर के 20 क्वेश्चन से जस्ट पहले होते हैं, तो इसलिए उसे भी एक साथ ही कर लो। फिर पीसीएम का ऑर्डर चूज करने की बारी आती है, तो उसमें आपको जो ज्यादा पसंद हो उसको करना या जिसमें स्पीड सबसे ज्यादा हो उसको करना। जैसे मेरी केमिस्ट्री में मेरी स्पीड भी अच्छी थी और मेरे को वो फॉर्चुनेटली पसंद भी थी, तो मैंने केमिस्ट्री को पहले करा था इन तीनों में से और वो अराउंड 25 मिनट्स में मेरा पूरा हो गया था। पर अगर आपको फिजिक्स या मैथ ज्यादा पसंद हो तो वो करना। मेरी एडवाइस ये है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री को मैथ से पहले करना, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम एक दिन पहले एग्जाम से या फिर जस्ट सुबह सुबह रट के जाते हैं और वो मैथ्स के 40 क्वेश्चन को करते करते थकान में भूल सकते हैं। ये ऑब्वियसली मेरा ओपिनियन है, लेकिन अगर आपकी मैथ्स में बहुत अच्छी स्पीड हो और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आता हो तो ऑब्वियसली मैथ्स पहले करना। अब आते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी पर। स्ट्रेटेजी स्टार्ट ऐसे होती है कि किसी अलग से पेपर या उसी कॉपी या बुकलेट में जिसमें रफ कैलकुलेशन कर रहे होंगे उसी के पीछे एक ऐसी टेबल बनाओ। तो यहाँ मैं एक बार आप लोगों को टेबल का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये बिटसेट का मॉक मैंने 19 जून को दिया था, मतलब एग्ज़ाम से 3 दिन पहले। तो ये सारे कॉलम्स हैं। ये रहा इजी में बेसिकली वो क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम थोड़ा सा टाइम और दिमाग लगाएं तो वो सॉल्व हो जाएंगे। ये मीडियम है, मीडियम में वो वाले क्वेश्चन नंबर आते हैं जिसमें हम थोड़ा सा टाइम और दिमाग लगाएं तो सॉल्व होने के चांसेस है, पर गारंटी नहीं है। ये डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्टी में वो क्वेश्चन नंबर आते हैं जिसको मैं कितना भी टाइम दे दूँ सॉल्व ऑलमोस्ट नहीं होंगे। अभी ऑरेंज पेन से जो मैंने लिखा है उसको इग्नोर करना। तो जो ये मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है ये उस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर्स हैं जिस पे मैंने स्मार्ट गेसिंग करी थी। तो जैसे इंग्लिश और एलआर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 पे स्मार्ट गेसिंग करी थी और जो 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उसमें मैंने इंग्लिश और एलआर के सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 पे स्मार्ट गेसिंग करी थी। अब ऑरेंज पेन से मैंने क्या करा है, जो मेरे स्मार्ट गेसेस गलत हो गए उसको मैंने काट दिया और जो सही हो गए उसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है और फिर मैंने उनका एग्रीगेट निकाल के यहाँ लिख दिया है।
तो इंग्लिश और एलआर में मेरे को +4 मिला, केमिस्ट्री में +16 और मैथ्स और फिजिक्स में मेरे को +1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्मार्ट गेसिंग से मेरे को +22 का फ़ायदा हुआ है। अभी तक मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं सब में मेरे को स्मार्ट गेसिंग से पॉजिटिव एग्रीगेट ही मिला है। यहाँ पर ये जो रॉन्ग वाला कॉलम है ये बेसिकली वो मार्क्स हैं जो मेरे आंसर सही थे लेकिन वेबसाइट के सॉफ्टवेयर ने गलत दिखा दिया, जैसे 2+2 को 5 बता दिया लेकिन मैंने 4 आंसर लगाया था। सीली में बेसिकली वो मार्क्स आते हैं जो मेरे को आते हुए भी नहीं मिले, जैसे मैंने 255 की जगह 256 मीटर्स को लेकर सॉल्व कर दिया। तो बेसिकली ये पोटेंशियल मार्क्स हैं जो मेरे आ सकते थे अगर मैं सिली मिस्टेक्स ना करता तो। फिर अपना नॉर्मल पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, स्टार्टिंग विद इंग्लिश एंड एलआर, और जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें तो बस कर दो और जो नहीं आते उस क्वेश्चन पर स्मार्ट गेसिंग करके आगे बढ़ जाओ और उस क्वेश्चन का नंबर उस सब्जेक्ट के हिसाब से इजी या मीडियम या हार्ड के अंदर लिख दो। ये बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ना नहीं है, उसी समय तुक्का मार के आगे बढ़ना है। ये नहीं कि लास्ट में आकर टिक मारेंगे उस पर। टेंशन ना लो, इसका लॉजिक मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब यही स्ट्रेटजी फॉलो करते करते जब सेकंड लास्ट या लास्ट सेक्शन पे आ जाओ तो टाइम प्रेशर वाला कॉलम अब यूज कर सकते हैं। इस कॉलम में बेसिकली वो क्वेश्चन नंबर आएंगे जो या तो क्वेश्चन जिनका बहुत लंबा या कॉम्प्लेक्स है या फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत लेंदी है लेकिन ईजी है। तो हमने ऑप्ट करा है कि बस टिक मार के आगे बढ़ जाएं ताकि दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम बचा रहे। अब ऐसे ही स्ट्रेटजी फॉलो करते करते जब लास्ट के 20 मिनट बचे हों तो अगर 3 से 4 क्वेश्चन बचे हों तो बहुत ही बढ़िया, आप 5 मिनट के अंदर अंदर उन्हें जल्दी से कर लो। लेकिन अगर अराउंड 10 क्वेश्चन बचे हों या उससे ज़्यादा बचे हों तो कोई नहीं, 5 मिनट में जल्दी से सब पे स्मार्ट गेस कर लो। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो जो एक लाइन के और बहुत आसान हो तो उन्हें कर लो और सबमिट कर दो ताकि हम 15 मिनट की टाइम विंडो के साथ लास्ट के 12 क्वेश्चन पे पहुंच सकें। याद रखना लास्ट के 12 क्वेश्चन पे पहुंचना 15 मिनट के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेसिकली फ्री मार्क्स होते हैं, क्योंकि लास्ट के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं 12 वो जनरली काफ़ी आसान होते हैं। ये तो उनके लिए हो गया जिनके पास लास्ट में रिवीजन का टाइम नहीं बचा था। लेकिन मान लो किसी ने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया और उसके पास अभी भी 20 मिनट बचे हैं या उससे ज़्यादा बचे हैं तो वो क्या करे। तो देखो लास्ट के 15 मिनट तो 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए होते हैं, तो जो बचा हुआ टाइम है उसमें उन क्वेश्चन पे जाओ जो हमने टेबल में जिनके नंबर लिखे थे और उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करो। पहले इजी को सॉल्व करना, फिर टाइम प्रेशर को सॉल्व करना, फिर मीडियम को, फिर हार्ड को, और फिर जब ये सारे सॉल्व हो जाए तो सबमिट दबा के 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाना। और 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो होगी। जो क्वेश्चन नहीं आते उसका नंबर जो 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का कॉलम था उसमें लिखना, इजी मीडियम या हार्ड में मत लिखना। अब 3 घंटे का एग्जाम देकर थक कर बैठ मत जाना, अभी बस 30% काम हुआ है। अब बारी है एग्जाम को एनालाइज करने की जो कि 35% काम है। तो हम अपने सही क्वेश्चन बाद में देखकर खुश होंगे, पहले हम जाएंगे इनकरेक्ट क्वेश्चन के सेक्शन में। ज़्यादातर सारी वेबसाइट और एमबाइब और मैथंगो में भी इनकरेक्ट क्वेश्चन अलग से लिखे होते हैं, तो उसमें जाना है और एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि क्या गलत हुआ है, कहाँ गलत हुआ है, और उसका टॉपिक लिख लेना है ताकि हम बाद में रिवाइज कर लें। अब है इंपॉर्टेंट काम, जो क्वेश्चन स्मार्ट गेसेस थे और गलत हो गए उनके क्वेश्चन नंबर पे उस टेबल में कट लगा लो और उस क्वेश्चन को देख लो कैसे सॉल्व हुआ और एनालाइज करके उसका टॉपिक लिख लो ताकि बाद में रिवाइज कर सकें। फिर जब सारे इनकरेक्ट क्वेश्चन एनालाइज हो जाएं तो करेक्ट क्वेश्चन के सेक्शन में जाओ और जो क्वेश्चन स्मार्ट गेसेस थे और सही चले गए उसका टॉपिक लिख लो और सोल्यूशन देख लो, क्योंकि टेक्निकली वो भी गलत है। तो जैसा आप अभी देख सकते हैं मैं mbibe.com पे हूँ और यहाँ पर मैं एक बार आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। तो यहाँ फिनिश टेस्ट के अंदर ये मेरे फुल टेस्ट थे जो मैंने बिटसैट से पहले दिए थे, ये 4 दिए थे मैंने। तो अभी हम बिटसैट न्यू पैटर्न फुल टेस्ट 8 को एज ए एग्जाम्पल लेके चलेंगे। यहाँ पर व्यू टेस्ट फीडबैक, अब यहाँ पर ये मेरा स्कोर हो रहा है, लेकिन हम पहले क्वेश्चन वाइज एनालिसिस में जाएंगे। आप बाकी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं लेकिन पहले यहाँ एनालिसिस में जाएंगे। फिर यहाँ पर ये सेक्शंस हैं 5, और हाँ बिटसैट एग्ज़ाम में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग एक ही सेक्शन होता है, तो इसको कंफ्यूज मत हो जाना देख के। तो अभी हम फिज़िक्स में ही हैं और ये 3 मेरे करेक्ट क्वेश्चंस के सेगमेंट्स हैं और ये 2 मेरे इनकरेक्ट क्वेश्चन के सेगमेंट है। तो पहले हम इनकरेक्ट को एनालाइज करेंगे। तो जैसा कि इस बुकलेट में हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन 5 और 21 मेरे गैस नहीं थे, ये क्वेश्चन वो थे जो मैंने कैलकुलेट करे और फिर आंसर दिया। तो इसको मैं एनालाइज कर लूँगा कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया इसमें। और क्वेश्चन 11 मेरा एक स्मार्ट गैस था जो कि गलत चला गया, तो इसके नंबर पे मैं कट मार दूँगा और फिर मैं दूसरी कैटेगरी में आऊँगा और देखूँगा कि क्वेश्चन 13, 20, 23 ये 3 स्मार्ट गेसेस थे जो मेरे गलत हो गए, तो मैं इनके क्वेश्चन नंबर पे कट मार के एक बार इन्हें एनालाइज कर लूँगा।
तो ऐसे मैंने इसे खोला और ये वाला मेरा गेस था और ये सही आंसर था। तो ये जैसा हम देख सकते हैं पुलिस सिस्टम का क्वेश्चन है, तो मैं पुलिस सिस्टम एज अ टॉपिक अपने पास लिख लेता हूँ ताकि मैं बाद में इसे रिवाइज कर सकूँ। और अभी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकता हूँ देखने के लिए कि ऐसा इन्होंने क्या करा है जो मैं सोच नहीं पाया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एमबाइप पे 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होते, तो जो ये मेरा स्कोर है ये बिना उन 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के है। तो जब भी मैं एमबाइप पे मॉक टेस्ट देता था तो मैं 15 मिनट्स पहले ही पूरा पेपर करके सबमिट दबा देता था, क्योंकि जो लास्ट के 15 मिनट्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए होते हैं और वही पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाता है हमारी प्रिफर्ड ब्रांच और या प्रिफर्ड कैंपस के बीच में। तो इसलिए वहाँ पर 15 मिनट की टाइम विंडो के साथ पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस अब मॉक टेस्ट देने से रिलेटेड सारा काम खत्म हो गया है। अब बारी है रिवाइज करने की, जो कि बचा 35% काम है। अब ये सारी स्ट्रैटेजी तो हो गई, अब सीखते हैं कि तुक्का मारते कैसे हैं। तो देखो, तुक्के मारने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। पहला तो है कि आंखें बंद करी और तुक्का मार दिया, लेकिन वो बिल्कुल ही रैंडम गेसिंग होती है और ऐसा हम एग्जाम में बहुत कम करते हैं, या फिर सिर्फ तब करते हैं जैसे हमने कोई चैप्टर बिल्कुल छोड़ रखा है तो उसका क्वेश्चन आ गया तो कर दिया। लेकिन हम नॉर्मली एग्जाम में स्मार्ट गेसिंग करते हैं। अब स्मार्ट गेसिंग के ऊपर आप लोगों को काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन तब भी मैं एक डेमो देता हूँ कि स्मार्ट गेसिंग करते कैसे हैं। तो अब मैं एक स्मार्ट गेसिंग का यहाँ डेमो देता हूँ। पहले हम अभी केमिस्ट्री सेक्शन में हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमें प्रोडक्ट सी बताना है। तो मान लो किसी को ये पूरा रिएक्शन या फिर इसका बस एक पार्ट समझना है, तो वो आंसर ये कर नहीं पाएगा पूरी श्योरिटी के साथ। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ C6H6 दिख रहा है, तो इसका मतलब जो लास्ट में प्रोडक्ट होगा उसमें भी C6H6 तो होना ही चाहिए, मतलब C6 वाला कंपोनेंट होना चाहिए। तो जैसे इसमें लास्ट वाले में नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट वाला तो आंसर हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। इसका मतलब अब हमारे आंसर ठीक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, फ्रॉम 25% टू 33%। तो ये एक एग्जांपल था जहाँ हम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें इस कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा है। तो अब जैसे मेरे को IUPAC नेमिंग आती नहीं होगी और वो थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, तो अब मैं इसका ऑप्शन एलिमिनेट करने जाऊंगा। तो मैं पहले तो A और C को एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि A और C जनरल नेम है। क्योंकि मेरे को इतना तो आइडिया है कि IUPAC नेमिंग में कीटोन में ONE सफिक्स लगता है, तो इसका मतलब B या D में से ही कोई आंसर है। तो अब मैंने अपने सही होने के आंसर, अगर मैं स्मार्ट गेसिंग करूँगा तो 50% हो गए हैं, तो मतलब 25% से डबल हो गए हैं। तो यही था एग्जांपल जिसमें हम स्मार्ट गेसिंग से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब मैं फिजिक्स के सेक्शन में आ गया हूँ और मैं एक बार आपको यहाँ पर स्मार्ट गेसिंग का डेमो देता हूँ। अब जैसे ये AC का क्वेश्चन है और मान लो मैंने AC पढ़ी ना हो, तो अगर मेरे को गैस करना होगा आंसर स्मार्ट गेसिंग से, तो मैं ऑप्शन C को एलिमिनेट करूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही यूनिक आंसर है। और ऐसे पेपर्स में क्या होता है कि यूनिक ऑप्शन जो होता है वो 70% ऑफ द टाइम्स आंसर नहीं होता है, हो सकता है लेकिन उसके काफ़ी कम चांसेस होते हैं। तो अगर मैं गेस करने जाऊँगा तो मैंने एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिया, तो अब मैं इन तीनों में से कोई एक आंसर लगा सकता हूँ। और अब बाकी जो D और B है उन दोनों में ही √2 है और A और D में 2 है। तो अब सिमिलरिटीज़ के हिसाब से मैं आंसर D लगाऊंगा। तो ये एक और क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। अब मेरे को इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करने होंगे, तो मैं उसी यूनिक वाले लॉजिक से A और C एलिमिनेट करूँगा और B या D में से किसी एक पे गेस लगाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे चांसेस ठीक होने के अराउंड 50% हो गए, क्योंकि मैंने यूनिक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। ऐसा हो सकता है, फिर से बता रहा हूँ, कि यूनिक ऑप्शन ही आंसर हो लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फिज़िक्स का मेरा स्मार्ट गेसिंग के बाद स्कोर 2 आया है। इसका मतलब एक आंसर मेरा सही गया और एक आंसर गलत गया है। तो ये वाला आंसर मैंने इसमें ये लगाया था उसी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस को देख के, क्योंकि B और D बिल्कुल सेम थे, बस 2 का डिफरेंस था और यहाँ भी A था और यहाँ भी A था, मतलब कोएफिशिएंट 1 था दोनों का, तो इसलिए मैंने D लगाया था, तो ये सही चला गया। अब जो ये क्वेश्चन था, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं √5 ही आंसर है। तो अब ये बिल्कुल यूनिक ऑप्शन था लेकिन यही आंसर है, तो ऐसा भी हो सकता है लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं और इसका उतना टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर मैं कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करता तो मेरे 0 मार्क्स आते। लेकिन अब मैंने 2 क्वेश्चंस पे स्मार्ट गेसिंग करी है तो मेरे 2 मार्क्स आए हैं। तो अब हमने खूब सारे मॉक टेस्ट भी दे दिए, अच्छे से पढ़ाई भी कर ली, सब रिवाइज भी कर लिया, एग्जाम स्ट्रेटेजी भी सीख ली।
अब बारी है फाइनल लेवल की, जो कि है बिटसेट। बिटसेट देते समय स्ट्रेटजी में बहुत थोड़े से डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि बिटसेट देने के बाद हमें पेपर को एनालाइज नहीं करना है, तो 12 एक्स्ट्रा वाला कॉलम नहीं बनेगा और हार्ड वाला कॉलम नहीं बनेगा। बाकी कोई और डिफरेंस नहीं होता मॉक टेस्ट देते समय और बिटसेट देते समय, जो कि सही भी है, क्योंकि हमें मॉक टेस्ट ऐसे देने चाहिए जैसे फाइनल बिटसेट एग्ज़ाम दे रहे हो। कुछ बोनस टिप्स हैं। ये टिप्स एग्ज़ाम स्ट्रेटजी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कि अगर किसी ने एग्ज़ाम स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो करी और उसके 300 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये बोनस टिप्स फॉलो करके उसके 310 मार्क्स आएंगे। टिप्स ये हैं कि हमें रोज़ नियम से 1 से 1.5 घंटा फिजिकल या आउटडोर एक्टिविटी करनी है, जैसे जिम कर लिया, जॉगिंग कर ली या कोई स्पोर्ट्स खेल लिया। ये सब मेरे केस में मैं रोज़ जिम और जॉगिंग करता था। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें अपने स्लीप ड्यूरेशन और टाइम पे बहुत ध्यान रखना है। स्लीप ड्यूरेशन में 8 घंटा मिनिमम और सफिशिएंट होता है। उससे 15 मिनट प्लस माइनस चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चलता। और हमें टाइम पे स्पेशली बहुत एक्सट्रीमली ध्यान देना है। जैसे कि ऐसा नहीं कि हम 2 बजे सो रहे हैं और 9 बजे उठ रहे हैं, क्योंकि वो भी 8 घंटा ही है। लेकिन हमें टाइम ये रखना है कि 11 बजे से स्टार्ट करके उठना है हमें 7 बजे, वही 8 घंटे हुए, लेकिन उसे धीरे-धीरे जैसे-जैसे दिन बीतेंगे उसे कम करना है। जैसे 11, फिर 10:30, फिर 10, फिर 9:30 और बेस्ट तो 9 रहता है। मैं पर्सनली 9 बजे सोता था और 5 बजे उठता था। इन सारी टिप्स को फॉलो करके क्या होता है, एक तो हमारी मेंटल रिटेंटिविटी बढ़ जाती है, मतलब हम एक चीज़ को अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर पाएँगे, हमें रिवाइज़ बार-बार नहीं करना पड़ेगा। एक बार करके ही काम चल जाएगा या मैक्सिमम 2 बार, और टाइम कम यूज़ होगा रिवीजन करते समय। तो अब मैं बताता हूँ कि हमें गेस क्यों करना चाहिए और उससे क्या फ़ायदे नुकसान हैं। तो पहले हम वो वाला केस कंसिडर करेंगे जिसमें हम बिल्कुल भी स्मार्ट गेसिंग नहीं कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमारा करेक्ट होने के चांसेस 25% है और इनकरेक्ट होने के 75%। मतलब अगर हमें 20 क्वेश्चन नहीं आते और उस पर हम गेस करेंगे आंसर, तो हमारे 5 क्वेश्चन करेक्ट होंगे और 15 क्वेश्चन इनकरेक्ट, मतलब एग्रीगेट इनका आ जाएगा 0 मार्क्स। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि अगर हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा गेसिंग से, तो गेस करें क्यों। तो देखो, ऐसा होता है कि जो 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है जिन पे जाना बहुत ज़रूरी है, उन पे तभी जा सकते हैं जब हम पिछले 130 क्वेश्चन सारे कर दें और फिर सबमिट करें, उसके बिना नहीं जा सकते। और दूसरा, ये एक बहुत रेयर केस है जिसमें हमने बिल्कुल भी स्मार्ट गेसिंग नहीं करी है। तो अब हम वो वाला केस कंसिडर करेंगे जिसमें हम स्मार्ट गेसिंग कर रहे होंगे और हम 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। तो करेक्ट होने के चांसेस हमारे 33% है और इनकरेक्ट होने के 66%। तो अगर हमें 21 क्वेश्चन नहीं आते और उनमें हम गेस कर रहे होंगे स्मार्ट गेसिंग से, तो 7 क्वेश्चन हमारे सही जाएंगे और 14 क्वेश्चन गलत जाएंगे। इसका मतलब हमें +7 मार्क्स मिलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें 20 क्वेश्चन ना आते हैं और हम बस 10 क्वेश्चंस में ही एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। तो अगर हम वैसा करते हैं तो 10 क्वेश्चन जिसमें हमने रैंडम गेसिंग करी है उसमें हमें 0 मार्क्स मिलेंगे, और जिसमें हम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए उस पर अराउंड 3 मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए स्मार्ट गेसिंग हमेशा करनी चाहिए। और ये मत सोचना कि अगर हमने 20 गेस करे और 20 के 20 गलत चले गए तो क्या होगा। तो देखो यार, ये प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ पर इसके हिसाब से प्रूव हो रहा है कि हमें पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, तो इसका मतलब पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे स्मार्ट गेसिंग से, चाहे हम कितने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। अगर हम बिटसेट दे रहे होते हैं तो 99% ऑफ द टाइम्स हम जेई मेंस भी दे रहे होते हैं, तो उसके लिए एक बोनस है। जेई मेंस में आप जानते हैं कि +4 -1 का सिस्टम होता है। तो अगर हम 20 क्वेश्चंस पर नॉर्मल गेस करते हैं, मतलब स्मार्ट गेस नहीं करते हैं, तो भी हमें एग्रीगेट +5 मार्क्स मिल रहे हैं। इसका मतलब है देयर इज़ ऑलवेज अ बेनिफिट इवन इन रैंडम गेसिंग इन जेई मेंस। मतलब कि हमें जेई मेंस के दौरान एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस तो करके आने ही हैं, क्योंकि बाकी इंटीजर टाइप होते हैं। और अगर हमने किसी में भी स्मार्ट गेसिंग कर पाए तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। अब मैं इसका लॉजिक देता हूँ कि हमें टिक उसी समय क्यों मारना चाहिए और बाद में क्यों नहीं मारना चाहिए। तो देखो, अगर हम उसी टाइम में टिक मार के आगे बढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन पढ़ने में और ऑप्शन पढ़ने में 30 सेकंड्स लग रहे हैं, और स्मार्ट गेस करने में 30 सेकंड्स, और मतलब अराउंड 60 सेकंड्स में क्वेश्चन हम पूरा कर ले रहे हैं। और अगर हम बाद में क्वेश्चन पे टिक लगाने आएंगे तो क्या होगा, हमने पहली बार जब क्वेश्चन को एनकाउंटर करा तो 30 सेकंड्स उसे पढ़ने में लगे। फिर हमने सोचा नहीं यार, इसे नहीं करते, हम इसे बाद में आके टिक मारेंगे। फिर हमने जब पूरा पेपर कर लिया और फिर टेबल में से क्वेश्चन नंबर देखा और इस क्वेश्चन पे वापस आए, तो उसमें अराउंड 5 सेकंड्स लगेंगे। फिर अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमें क्वेश्चन याद होगा, क्योंकि हम तो काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ने में 15 सेकंड्स लगे और फिर स्मार्ट गेसिंग में 30 सेकंड्स, मतलब टोटल 80 सेकंड्स लगे। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा टाइम पर क्वेश्चन है 20 सेकंड्स। तो अगर ऐसे 20 क्वेश्चन थे जो हमें नहीं आते थे और जिसमें हमें गेस करना था आंसर,
तो हमारा टोटल एक्स्ट्रा टाइम हो गया 400 सेकेंड्स, मतलब 6 मिनट एंड 40 सेकेंड्स। तो अब ये जो 6 मिनट एंड 40 सेकेंड्स है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। इतने में तो पूरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है और लॉजिकल रीजनिंग करीब आधी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसी टाइम टिक लगा के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में जो छोटे छोटे टाइम है बढ़ बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यही थी मेरी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी फॉर बिटसैट। ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, तो इसको फॉलो करके देखना। और अगर आप लोगों का किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, जैसे वेबसाइट्स और रिवीजन मटेरियल या और भी कोई चीज़, तो कमेंट करना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।